नमस्कार छात्र। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 9वीं की महाकवि कालिदास कृति का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है नरपत बारहट हडवेचा और साहित्य प्रकारे जीवनी। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हडवेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। वह हिंदी साहित्य और इतिहास में प्रथम श्रेणी में स्नातक हुए हैं। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन, अखबारों में विभिन्न लेख लिखना और कविता लेखन में रही है। पूर्व में राष्ट्रीय समाचार पत्र के संवाददाता भी रह चुके हैं। वे संस्कृति के प्रवाहों को समझने में प्रयत्नशील है। महापुरुषों के जीवनियाँ उनकी प्रसिद्ध कृति है। इस कृति में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्र अंकित थे। महापुरुषों को नमन करते हुए हडवेचा ने लिखा है कि जिन्होंने देश सेवा के खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, ऐसे महापुरुषों को मेरा वंदन है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति के माध्यम से हमें संदेश मिलता है कि किसी भी बच्चे को देखकर उसे मूर्ख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह बालक मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। महाकवि कालिदास, जिसके नाटक है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्ष्यम। खंड काव्य। खंड काव्य एक पद्य काव्य का ही प्रकार है। खंड काव्य प्रबंध काव्य का रूप है। जीवन की किसी भी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य ये खंडों में विभाजित होता है। तो कालिदास के खंड काव्य है मेघदूतम और ऋतुसंहारम। महाकाव्य। महाकाव्य यानी कि बड़ा काव्य, जो कुमार संभवम और रघुवंशम है। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। संस्कृत के महाकवि के रूप में कालिदास प्रसिद्ध है। कालिदास ने बहुत सारे ग्रंथ और पुस्तकें लिखी है, लेकिन इनमें उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है। अनेक विद्वानों के मतानुसार 6ठी सदी के महान कवि बाण ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास कवि बाण से पहले हुए। इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में भी कालिदास का जिक्र है। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। अभिभावक यानी कि बच्चों के पारिवारिक रक्षक, पालक पोषक। तो उसके ग्रंथ में कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। यह कौन सा विक्रम है, इसके बारे में अभी कोई भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथ में नायक के रूप में चंद्रगुप्त, जो विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ऐसे राजा विक्रमादित्य को भी अपने नायक के रूप में उन्होंने चरित्र चित्रण किया है। इसलिए राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन कालिदास को माना जाता है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन भी मिलता है। जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चल पाता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत ने स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। अनुरोध यानी कि आग्रह। जन्म
कालिदास के जन्म के बारे में कोई भी पता नहीं चल पाया, इसलिए अनेक विद्वानों के अलग अलग मत रहे। उनमें से कुछ विद्वानों ने इनका जन्म 365 में और उसकी मृत्यु 445 में मानी है, और उनका जन्म स्थान उज्जैन को कहा गया है, क्योंकि कालिदास रचित मेघदूत ग्रंथ में उन्होंने उज्जैन का बहुत ही रमणीय वर्णन किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ होगा। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, तो विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, तो उस दिनों में उनकी प्रजा बहुत सुखी थी और उसके काल में साहित्य और कला का उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से विक्रम संवत की रचना की है, और उनके समय के जो सोने के सिक्के थे, उनसे पता चलता है कि उनका राज्यकाल इस समय से इस समय का रहा होगा। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। अपने पूर्व जीवन में बुद्ध माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो नवरत्न कहलाते थे। विक्रमादित्य के समय में साहित्य और कला की तो प्रगति हुई, लेकिन इस समय में जो भी साहित्य और कला की प्रगति हुई, वह किसी के समय में हुई नहीं है। और एक और इसके समय में प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक भी रह चुके हुए। और राजा विक्रमादित्य भी साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। और विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न थे, जिनमें से कालिदास का नाम भी लिया जाता है। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। विचित्र यानी कि अद्भुत, रोचक यानी कि रसप्रद, दिलचस्प। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बालक है, वह जिस डाल पर बैठा हुआ है उसे ही वह काट रहा है। तो यह बालक कोई और नहीं, कालिदास ही है। आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है वह मूर्ख ही होगा, लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति संस्कृत के महान कवि कैसे बन गए, इसकी भी एक कहानी है जो एक अद्भुत और रोचक है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी, जिसका नाम विद्योत्मा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्र का अर्थ, घमंड यानी कि अहंकार। एक शारदानंद नाम का राजा था और उनकी एक बहुत ही गुणवती, रूपवान, ज्ञानी एक पुत्री थी, जिसका नाम था विद्योत्मा। विद्योत्मा अपने रूप, गुण और ज्ञान पर बड़ा घमंड करती थी, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो भी राजा उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। ग्लानि यानी कि दुख, पीड़ा। कि विद्योत्मा ने जो शर्त रखी थी, वह शर्त सुनकर उसके आस पड़ोस के जो देश के राजा थे, जो विद्वान पंडित थे,
वह विद्युत्मा के साथ विवाह करने के लिए वहाँ आते हैं, लेकिन जो विद्युत्मा थी वह अपने अहंकार से उसे नीचा दिखाती थी, जिसके कारण विद्वान और पंडितों को बड़ा दुख होता था। और इसलिए उसने सोचा कि ऐसे अहंकारी लड़की को हम कोई न कोई सबक जरूर सिखाएंगे, इसलिए वह बदला लेने के लिए सोच रहे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्युत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए, तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे एक ऐसे मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। कि विद्वानों और पंडितों ने सोचा था कि अब वह विद्योत्मा के साथ बदला लेंगे, इसलिए उन्हें अपना बदला लेने के लिए वह मूर्ख के साथ उसका विवाह करने को सोच रहे थे, इसलिए वह मूर्ख की तलाश में निकलने लगे। तब उनको एक डाल पर एक युवक देखा जो जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था, इसलिए उसने समझा कि दुनिया में इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। तो उन्होंने मूर्ख को नीचे उतारा और कहा कि हम तुम्हारी शादी एक राजकुमारी के साथ करा देंगे। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गुरखा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्युत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। अब मूर्ख युवक को उनका जो प्रस्ताव था कि वह एक सुंदर राजकुमारी के साथ उसका विवाह कराएंगा, इसलिए उन्होंने पंडित की जो शर्त थी कि उसे मूंगा रहना पड़ेगा वह भी मान ली और उन्होंने सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए। और बाद में जो विद्वान थे इस मूर्ख युवक को विद्युत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए लेकर जाते हैं। राजकुमारी विद्युत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्युत्मा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। छल यानी कि कपट। अब विद्वान है वह मूर्ख युवक को लेकर विद्युत्मा के राज दरबार में आते हैं और कहते हैं कि ये हमारे गुरु हैं जो बहुत बड़े विद्वान और शास्त्रों के जानकार हैं, वह आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए, लेकिन इस समय उसका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए वह आपके प्रश्नों का उत्तर संकेत से देंगे। ये विद्युत्मा इस बात को वह मान जाती है और उसके साथ वह शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाती है। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युत्मा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। संकेत यानी कि इशारा। अब शास्त्रार्थ के समय में विद्युत्मा ने एक उंगली उठाई और इसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। कालिदास ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, इसलिए उन्होंने गुस्से से दो उंगलियां उठाकर उसकी ओर इशारा किया कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो पंडितों ने इसका यह अर्थ बताया कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव दो है, क्योंकि आत्मा को दुखी करना भी ईश्वर को दुखी करना है, इसलिए ईश्वर और हमारी आत्मा दो है। इस बार राजकुमारी विद्युत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब चूसे ही नहीं आएगा या घूंसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्युत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं।
इसके बाद विद्युत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि का संकेत दिया। कालिदास ने इसे तमाचा मारने का संकेत समझा और मुट्ठी दिखाकर गुस्सा मारने का संकेत किया। तो पंडितों ने इसका यह अर्थ बताया कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि 5 तत्व अलग अलग हो तब सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। अगर सृष्टि का निर्माण करना हो तो पृथ्वी से नहीं होगा, लेकिन उसके साथ जल, आकाश, वायु और अग्नि को भी समाहित करना पड़ेगा। इसलिए सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों के मिलने से ही हो सकता है। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उठ र। यकायक यानी कि सहसा, अचानक। अब बाद में शास्त्रार्थ के बाद में विद्युत्मा वह मूर्ख युवक से हार मान लेती है और अपनी शर्त के अनुसार वह उनके साथ धूमधाम से विवाह कर लेती है। और थोड़े दिनों के बाद विद्युत्मा और कालिदास बैठे हुए थे, तभी एक ऊंट का स्वर सुनाई देता है और विद्युत्मा संस्कृत में पूछती है कि किम एतत्, परंतु कालिदास संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए अचानक ही उनके मुंह से निकल गया कि उठ र। उसको बोलते सुनकर विद्युत्मा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्युत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। और कालिदास के मुख से उठ समझकर विद्युत्मा है वह चौंक जाती है। और परंतु विद्युत्मा जल्दी ही समझ गई कि पंडितों ने धोखे से उसका विवाह एक मूर्ख युवक से करा दिया है। उसे बहुत बड़ा दुख होता है। उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर अब रोक लगा दिया और कालिदास को बहुत दुख होता है। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसी काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युत्मा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युत्मा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। अंदर से पत्नी विद्युत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमारसंभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युत्मा को सुनाई। विद्युत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। उपासना यानी कि पूजा, प्रवीण यानी कि कुशल। महाकाली का उन्होंने व्रत किया, उनकी पूजा की और उनके बाद जो महाकाली है वह उनसे प्रसन्न होती है और उनको वरदान देती है और माँ के वरदान से उन्हें सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और काली की उपासना की, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ता है। और उनके बाद वह राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य के अच्छे जानकार बन जाते हैं और वह बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। वह बाद में विद्युत्मा के पास आते हैं और अपने विद्वान होने का प्रमाण देते हुए संस्कृत में कहते हैं कि हे विद्युत्मा, अनावृत कपाट द्वार देहि, कि सुंदरी बंद द्वार खोलो। और अंदर से उनकी पत्नी विद्युत्मा वह कहती है कि अस्ति कश्चित वाक् विशेष, कि तुम्हारी वाणी में विशेष क्या है। तब महाकवि कालिदास कुमारसंभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना को क्रमशः सुनाते जाते हैं। तब यह सुनकर विद्युत्मा को उन पर विश्वास हो जाता है। वह कहती है कि अब ये मूर्ख नहीं रहा, बहुत बड़े विद्वान बन गए। इसलिए वह अपने बंद द्वार खोल देती है और महाकवि कालिदास का स्वागत करती है। आप चित्र में देख सकते हैं कि कालिदास महाकाली की उपासना करते हुए नजर आते हैं। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं।
चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। अब कालिदास संस्कृत के महाकवि बन जाते हैं क्योंकि उसे हर क्षेत्र का अनुभव था और कालिदास के ग्रंथों में प्रकृति का जैसा वर्णन हमें देखने को मिलता है वैसा वर्णन हमें किसी औरों के ग्रंथ में नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने मेघदूत जैसे ग्रंथ में एक बादल को एक दूत की उपमा दी है और रघुवंश जैसे ग्रंथों में उन्होंने चरित्र चित्रण किया है वैसा उसकी तुलना भी कोई और नहीं कर सकता। और उसके काव्य और नाटकों में हमें पता चलता है कि राजा है वह प्रजा का कोई शासक नहीं, लेकिन उसका रक्षक और पिता होना चाहिए और समाज में नारी का स्थान सम्मान और श्रद्धा पूर्वक ही होना चाहिए और नारी को नृत्य, संगीत और चित्रकला का भी शिक्षा देनी चाहिए। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं। महाकवि कालिदास ने 7 प्रमुख ग्रंथों की रचना की है। उनमें से उनका पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। ऋतुसंहार एक उत्तम काव्य है। ऋतुसंहार का शाब्दिक अर्थ है ऋतुओं का संहार या ऋतुओं का समूह। इस काव्य में कवि ने भारतवर्ष में प्रतिवर्ष आने वाली 6 ऋतुओं का 6 सर्गों में वर्णन किया है। इस प्रकार विषय वस्तु की दृष्टि से यह एक प्रकृति काव्य भी है। कवि ने ऋतु चक्र का वर्णन ग्रीष्म से आरंभ करके वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर ऋतुओं का क्रमशः दिग्दर्शन करते हुए प्रकृति के सर्वव्यापी सौंदर्य, माधुर्य एवं वैभव से संपन्न ऋतुओं की रानी यानी वसंत ऋतुओं के साथ इस कृति का समापन भी किया है। मालविका अग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। कालिदास का दूसरा ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम, जो उसका पहला नाटक है जो 5 अंकों में विभाजित है। इस नाटक में विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ यानी कि मालव देश की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। यह एक नाटक श्रृंगार रस से प्रधान नाटक है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया है। और कालिदास का तीसरा ग्रंथ और उसका दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीय, वह भी 5 अंकों में ही विभाजित है। इस नाटक में महाराजा पुरूरवा और उर्वशी जो अप्सरा है उसकी प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। एक बार देवलोक की परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ कुबेर के भवन में गई थी। वह जब कुबेर के भवन से लौट रही थी तब मार्ग में केसी दैत्य ने उन्हें देख लिया और तब उसे उसकी सखी चित्रलेखा सहित वह बीच रास्ते से ही उन्हें पकड़ लेता है। तब उनकी दूसरी सखियाँ थी, वह चिल्लाती थी बचाओ बचाओ बचाओ। तभी राजा पुरूरवा वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उसकी वाणी सुनी तो वह राजा पुरूरवा जो दैत्य था उनके साथ उनका युद्ध होता है, वह उर्वशी को बचा लेता है। जब उर्वशी होश में आई तब वह यह सुनकर उर्वशी ने सहसा राजा की ओर देखा और उसका मन पुलक उठा। इस प्रकार उनको राजा पुरूरवा से प्रेम हो जाता है। कुमार संभव चौथा काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। कुमार संभव महाकवि कालिदास का चौथा ग्रंथ है। इसमें शिव पार्वती से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तक की कहानी है।
कुमार संभव का शाब्दिक अर्थ है कुमार का जन्म। यहाँ कुमार से आशय शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय या स्कंद से है। कवि का उद्देश्य शिव पार्वती की तपस्या, प्रेम, विवाह और उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय की जन्म की पौराणिक कथा को एक महाकाव्य का रूप दिया गया है। यह काव्य 70 सर्गों में विभाजित है। आप देख सकते हैं ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभव। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को बचाने के उपाय मेघ को बताए और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है और यह एक खंड काव्य है। आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश पर उमड़ते मेघों को कालिदास की कल्पना के साथ उन्हें दूत बनाकर एक अनन्य कृति की रचना कर दी गई है। मेघदूत के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें राजा यक्ष के वीरा का चित्रण किया गया है और राजा यक्ष मेघ को यानी कि बादल को दूत बनाकर अपना संदेश अपनी विरहिणी प्रिया को भेजते हैं और अपने प्रेमिका को वह अपना प्रेम बताना चाहती है। और इस ग्रंथ में भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी मिलती है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों का तक की कथा रघुवंश में है। कवि कालिदास का रघुवंश एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल के उत्पन्न 19 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यह है मेघदूत और ये रघुवंश। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका 3रा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। महाकवि कालिदास का 7वां और उसका 3रा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में वह 7 अंक में विभाजित है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक संस्कृत महाकवि के रूप में जो कालिदास को जो उपाधि प्राप्त हुई वह इस नाटक से ही मानी जाती है। इसके अनुसार ये अभिज्ञान शाकुंतलम एक विश्वविख्यात नाटक है क्योंकि इसका अनुवाद प्राय सभी विदेशी भाषाओं में हुआ है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह तथा पूर्ण मिलन की एक सुंदर कहानी है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। महाकवि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वे हमारे संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे और उनकी रचनाओं में उनके समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में हमें अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। यह उनका विश्वविख्यात ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसलिए हम संस्कृत के महाकवि कालिदास के बारे में कह सकते हैं कि नाम नाम पे कवि कवि, सबकी अलग बात। संस्कृत का भी महाकवि कालिदास उनका नाम। अब शब्दार्थ देखेंगे। अभिभावक, अभिभावक यानी कि बच्चों के पारिवारिक रक्षक। शास्त्रत यानी कि शास्त्र संबंधी चर्चा। अनुरोध यानी कि आदेश। ग्लानि यानी कि दुख और पीड़ा। संकेत यानी इशारा। यकायक यानी कि सहसा और अचानक। निरक्षर यानी कि अनपढ़। रोचक यानी कि आकर्षक और रसप्रद।
थैंक यू।